अध्याय 91-86 चीजों को अपने ऊपर हावी होने देना। जब मैं लड़कियों को काइरीना से उस यात्रा और उस सब के बारे में बात करते हुए देख रही थी, तो मैंने देखा कि ड्रेसनल किनारे पर खड़ा था और उस जगह को ढके हुए गोले को देख रहा था। मैं उसके पास गई और उसकी तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया। यह अच्छा है ना? हाँ, ये पक्का है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ ऐसी कोई जगह है। यह एकमात्र ऐसी जगह नहीं थी। राजा से पहले इस धरती पर हर जगह ऐसी जगहें थीं। उन सबको क्या हुआ? राजा ने बस्तियों तक परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया और बमुश्किल आवश्यक सामान भेजा, जिससे उनके लोग जीवित नहीं रह सके। 1 महीने पहले पूरे ग्रह पर एक वैश्विक छापा मारा गया। उन्होंने बचे हुए आवासों को नष्ट कर दिया, जिससे वहां के निवासियों की मौत हो गई। क्या उन्होंने ऐसा किया? मेरा मतलब है, पूरे ग्रह पर। आप कैसे दर्द महसूस कर सकते हैं? अरे, वह किस लिए था? ड्रेसनल ने मेरे सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार तमाचा मारा था और मुझे उसकी आवाज या गति का जरा भी एहसास नहीं हुआ था, और मुझे पता था कि वो बहुत ज्यादा खुद को रोक रहा था। वो आदमी कौन था और कितना ताकतवर था? मैं उससे बेवकूफ लग रहा था, लेकिन बिना किसी मदद के मैं उसे बदल नहीं सकता था। यादों को ताज़ा करने के लिए मेरे पास अंतरिक्ष में होने का सुख नहीं था। टेलीपोर्टर, क्या तुम ध्यान भी नहीं दे रहे हो? क्या तुम्हारे जैसे सभी लोग इतने मूर्ख हैं? ओह, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, और क्योंकि ये सच था, इसलिए मैंने उसके बाद कुछ नहीं कहा। ड्रेसनल सही थे, मुझे अपना दिमाग ठीक करना होगा। ठीक है, मैं और ध्यान दूंगा। माफ करना, ये बहुत ज्यादा है, और मुझे इन दूसरे ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मैं जमीन पर रहने वाली एक सभ्यता के साथ एक चट्टान पर फंस गया था। मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन हमें कुछ मदद चाहिए। अच्छा, यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा और तुम्हें इतना मजबूत बनाऊंगा कि तुम अलेक्जेंडर से आमने सामने लड़ सको। सुनो, तुम्हारी मासिकाइयां यहाँ हैं, लेकिन कुछ प्रशिक्षण होगा जो तुम्हें और तुम्हारे साथी को अगले हफ्ते पूरा करना होगा। मैंने काइरीना की तरफ देखा और ड्राइवर की बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगीं, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं थी, और मैं उससे मना भी नहीं कर सका। मैंने ड्रेसनल की तरफ देखा और सिर हिला दिया। अच्छा, कल से प्रशिक्षण शुरू हो रहा है, इसलिए एक दिन का आनंद लो, क्योंकि तुम्हें बस यही मिलेगा। हाँ। ओशियाना वाले ने मेरी पीठ पर थप्पड़ मारा, जिससे मेरे फेफड़ों से हवा निकल गई और मैं लगभग अपने पैरों से गिर गया। मैंने खुद को संभाला और चौंक कर बोली, वाह, ये कैसा आदमी है। मैं उसकी हंसी धीरे धीरे धीमी पड़ती सुन सकती थी, और तभी मेरे बगल में कोई था। मैंने मुड़कर देखा तो साशा मेरे हाँफते हुए शरीर को देख रही थी, जो सहानुभूति से भरी हुई थी। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर सीधा खड़ा होकर गहरी सांस ली। मेरा एक लक्ष्य इतना मजबूत बनना था कि मैं उन थप्पड़ों में से एक को सीधा खड़े रहकर झेल सकूं। मैं मन ही मन मुस्कुराया, उस बेतुकी योजना के बारे में सोचकर। क्या मजाक है? पापा कभी कभी बहुत रूखे हो जाते हैं, मुझे बहुत अफसोस है। साशा ने माफी मांगी। हाँ, कोई बात नहीं। ये तुम्हारे पापा हैं। खैर, वो अच्छे इंसान लगते हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है, और मैं उनसे सीखने के लिए बेताब हूँ। लेकिन साशा की आंखों में कुछ ऐसा था जो कह रहा था कि मुझे ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पूछा कि क्या हुआ। खैर, वह थोड़ा ज्यादा ही उत्साही है और लोगों को चट्टान के किनारे से धक्का देना पसंद करता है, अगर आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि वह किसी को चट्टान से धक्का देगा, जब तक कि उसे न लगे कि इससे तुम्हारी मदद होगी। बस तैयार रहो। जिल ने उसे दूसरी टीमों पर आसानी से जाने के लिए कहा था, लेकिन हम सब तुम दोनों पर दांव लगा रहे हैं। इसलिए हाँ, जिल ने उससे आराम से जाने के लिए नहीं कहा था। आप लोगों को बहुत खेद है। साशा मुड़ी और चली गई, और वो मेरे विचारों में ही रह गया। तो जी जान से मेहनत की, पर यह अच्छा था। हम जितने मजबूत होते, हमारी सफलता की संभावना उतनी ही ज्यादा होती। मैं इसे खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं किरीना का एहसानमंद हूँ। हमारे पास योजनाएं थीं, और हम उन्हें यही पूरा करेंगे। मैं उस समूह की ओर चली गई, काइरीना का हाथ पकड़ा और उसे दूसरी लड़कियों से अलग खींच लिया, जो अलविदा कह रही थीं। मैं काइरीना को खींचकर दूर ले गई। मैं झोपड़ियों के बीच में गई। वहां लगभग 30 अर्धवृत्ताकार झोपड़ियां थीं, और मुझे खाना पकने की गंध आ रही थी। मैंने अपनी नाक से रास्ता दिखाया और काइरीना मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। मुझे खाने की वही खुशबू मिली जिसकी मैं तलाश कर रही थी, इसलिए मैंने काइरीना को अपने पास खींचा और पूछा कि क्या हम कुछ खा सकते हैं और पैसे कहाँ से दे सकते हैं। सिलिका ने हमें एक बड़ा सा पत्ता दिया जिस पर 8 सीकें लगी थी, और उसे थपथपाकर अपनी कलाएं आगे बढ़ा दी। मैंने अपना बैंड उसके ऊपर पहुंचाया,
और दोनों ने बीप की आवाज निकाली, जिससे वह आदमी मुस्कुरा उठा। मैंने कुछ पेय पदार्थ लिए और किरीना उन्हें लेकर चली गई, जबकि हम बैठने की जगह ढूंढ रहे थे। आखिरकार हमें पानी के पास एक ताड़ के पेड़ की छाया में एक अच्छी जगह मिल गई। आराम करना अच्छा था और यही हम चाहते भी थे, और यहाँ बाहर रहना किसी घुटन भरे होटल में रहने और मारे जाने की चिंता से कहीं ज्यादा अच्छा था। साशा की चेतावनी के साथ मुझे चिंता थी कि आगे की ट्रेनिंग में भी यही खतरा हो सकता है। आप किस बारे में सोच रहे हैं? अरे, मैं अपने विचारों में खो गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसे छिपाने का कोई कारण था। मैं बस उस बात के बारे में सोच रहा था जिसके बारे में साशा ने मुझे चेतावनी दी थी। इससे काइरीना चौंक गई और चारों ओर देखने लगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ड्रेसनल साशा के पिता हैं? वह हमारे प्रशिक्षक भी होंगे। ये बुरा नहीं लगता, और नहीं, मुझे भी बुरा नहीं लगा। ड्रेसनल एक अच्छे इंसान है, इसलिए मुझे यकीन है कि हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। उफ, काइरीना की ये बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन ये बेहतर होने की प्रेरणा थी। मेरा शरीर तो अच्छा था, बस उसमें थोड़ा मांस और थोड़ी और ताकत की जरूरत थी। खैर, साशा कहती है कि जब बात ट्रेनिंग की आती है तो वह थोड़ा कठोर हो जाता है। जिल ने उसे सबके साथ नरमी बरतने को कहा है। ओह हाँ, सभी के लिए, लेकिन हमारे लिए नहीं। अध्याय 9287, बारबेक्यू कैटसेक्स। वाह, सिर्फ हम ही क्यों? ये तो उचित नहीं लगता। वह कितना बुरा है। खैर, साशा ने कहा था कि वह उस तरह का व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को चट्टान से नीचे धकेल देता है, अगर उसे लगता है कि इससे उसकी मदद होगी। काइरीना के चेहरे का रंग उड़ गया और मैं हंसने लगा और उसे चूमने के लिए आगे बढ़ा। काइरीना पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर मेरे होठों से लिपट गई और मुझे चूम लिया। अलग होने के बाद हमने खाना खत्म किया और गंदगी साफ की, कप वापस रखे और पत्ता आग में डाल दिया। आसपास कुछ और तालाब थे, इसलिए हमने टहलने का फैसला किया। दौड़ कहाँ से शुरू होगी? मैंने पूछा जब हम तालाब के किनारे चल रहे थे और पक्षियों और कीड़ों को उड़ते हुए देख रहे थे। राजधानी के अंदर से। जहां तक मुझे पता है, ज्यादातर मौतें यहीं होती हैं। राजा पूरे शहर में जाल बिछाता है और प्रतियोगियों को मारने के लिए भाड़े के सैनिकों को किराए पर रखता है। पिछला राजा भी ऐसा ही था। मुझे समझ नहीं आता कि यह राजा अलग क्यों होगा, शायद उससे भी बदतर। यह विचार बहुत परेशान करने वाला था कि राजा खुलेआम प्रतियोगियों को मारने की कोशिश कर रहा है, और फिर भी लोग जोश और उत्साह से इसमें शामिल हो रहे थे। हमें अंदर बहुत सावधान रहना होगा, लेकिन मैं इस बारे में बात करके अपना आखिरी खाली दिन बर्बाद नहीं करना चाहता था। कल इन सब के लिए समय होगा। काइरीना ने अभी भी वही हल्के हरे रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जो बस थोड़ी गंदी थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बहुत खूबसूरत थी और मैंने उसे खड़े होकर मुझसे मुंह मोड़कर पानी की तरफ देखते हुए देखा। मैं उसके पीछे चला गया और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, वो मेरे ऊपर गिर पड़ी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर हल्के से टिका दी। मैंने पानी के उस पार देखा, वो मेरे ऊपर टिकी हुई थी। वहां शांति थी, कुछ ऐसा जिसका आनंद हमें दौड़ और प्रशिक्षण के साथ अभी लेना ही था। कुछ देर खड़े रहने के बाद हम दोनों हाथ में हाथ डाले वापस चल पड़े, ये देखने के लिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हमने उन्हें उनके लिए रखी एक मेज पर खाना बनाने वाले आदमी के पास बैठे पाया। तामा और मिकोटा ने सबसे पहले हमें देखा और हमें नीचे आने का इशारा किया। मैंने किरीना से कहा कि वह बैठ जाए, मैं हमारे लिए और खाना लाती हूँ। मैं वापस मीट कुकर के पास गया और उस आदमी से 6 और मांगे, फिर सोचा और 20 का ऑर्डर दे दिया, मेज पर रखी लगभग खाली प्लेट पर नजर डालते हुए। उस आदमी ने सीखें तैयार की और मुझे दे दी। मैं वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसकी आवाज मुझे रोकने के लिए आई। अरे, क्या तुम जल्द ही बाहर जाने वाले हो? मुझे लगता है कि हम कल होंगे, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? कैटसेक्स नाम की कुछ चीजें होती हैं। ये एक बड़ी धब्बेदार बिल्ली जैसी होती हैं जिसके सिर पर एक रोएदार विचित्र कीड़ा होता है। अब ये देखने में तो भयानक लगते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि इनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। रसोइये ने मेरे हाथों में सीकों की ओर इशारा किया। आह, वो मुझे अपने लिए एक खोज करने पर मजबूर कर रहा है। ये तो मुझे पता ही था। हाँ, अगर मुझे कुछ मिल गया तो मैं उन्हें बिना सिर के वापस ले आऊंगा। वह आदमी मुस्कुराया और अपने खाना पकाने में लग गया जैसे मैं वहां था ही नहीं। इन दुनियाओं में उलझ जाना और यह भूल जाना कि ये सब बस कार्यक्रम है, कितना आसान था, लेकिन हमारे बारे में कुछ खास अलग नहीं कहा जा सकता था। मुझे लगता है कि हमारे पास बस स्वतंत्र इच्छाशक्ति थी। यह आदमी तब भी सीके बनाता रहेगा,
भले ही पूरी जगह तबाह हो जाए और सिर्फ यही बचा रहे। मैं थाली वापस मेज पर ले आई और तामा और मिकोटा सारा खाना देखकर खुश हो गईं। इना और टिली ने भी ज्यादा खाया, लेकिन मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की और मुझे लगा जैसे हम अलग हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन भावनाओं से कैसे निपटूं। पहले सब कुछ कितना खुला था और ऐसा नहीं था कि मैं फिर से इतनी लापरवाह हो जाऊं। किरीना ने मुझे धक्का दिया। मैंने उसकी ओर देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। फिर से सबके बारे में चिंतित हो? क्या मुझे पढ़ना इतना आसान है? ये या तो वह थी या आपकी 20 अन्य चिंताओं में से एक थी। मैं तो बस यही चाहता हूं कि हम सब इससे बाहर आ जाएं, और मुझे डर है कि ऐसा नहीं होने वाला है। डर सच्चा था और उसे नकारने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। जोर से कहने से तो फायदा हुआ, ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। समस्या ये थी कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, जिससे मैं बेबस हो गया था। मैं उन्हें हार नहीं सकता था। मुझे पता है कि यह सिर्फ एक खेल है, लेकिन इससे हार नहीं बदल जाती। मैं समझता हूं, लेकिन इसीलिए हम सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी। हाँ देव, मुझे किसी नखरेबाज छोटी बच्ची जैसा दिखाना बंद करो जिसे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत है। मिकोटा ने अपनी छाती बाहर निकाली और तामा ने उसकी नकल की। अरे, वे दोनों तो बहुत अच्छी तरह से घुल मिल रही थीं। दोनों लड़कियां बहनों जैसी थीं, लेकिन शायद यही अच्छी बात थी। अब काइरीना के साथ रहने से मैं वैसा ही रिश्ता नहीं बना पाऊंगा, और मैं नहीं चाहता था कि तामा कहीं खो जाए। शायद यही तरीका लड़कियों को खेल में शामिल करने की कोशिश में आने वाली समस्याओं में से एक को हल करने का तरीका हो। मुझे आशा है कि आप सभी प्रशिक्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। मैं किसी को भी खोना नहीं चाहता, इसलिए आइए हम अपना सर्वश्रेष्ठ दें। सबने जयकारे लगाए। हमारे छोटे से समूह को आसपास के लोग घूर रहे थे, लेकिन लड़कियां उन्हें नजरअंदाज कर रही थीं। आगे आने वाले चुनौतीपूर्ण दिनों को देखते हुए मैं उन्हें रोकने वाला नहीं था। जल्द ही सबने खाना खत्म कर लिया और बातचीत अब मजाक और हंसी मजाक में बदल गई। सब थके हुए लग रहे थे और हमें अपनी अपनी झोपड़ियों में जाने के लिए कहा गया। जब हम अपने होटल पहुंचे तो मैं क्रीना के पीछे अंदर गया और हमने अपने कपड़े उतार दिए। मेरे शरीर पर अभी भी थोड़ी रेत लगी हुई थी और मैंने उसे झाड़कर एक मोटे गद्दे पर कंबल ओढ़ लिया। कोई 5 सितारा होटल नहीं था, लेकिन मैंने क्रीना के शरीर को अपने शरीर से कसकर चिपका रखा था। मैं उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। अध्याय 9388 रेगिस्तान में दौड़ना। जब मैं उठा तो काइरीना को जाते हुए देखकर निराश हो गया। बिस्तर ठंडा लग रहा था, इसलिए मैं उठ गया। मैं सचमुच उसके साथ लिपटने और कुछ चुंबन लेने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अब यह संभव नहीं था। इस दरवाजे के बाहर ट्रेनिंग इंतजार कर रही थी। मैंने अपने कपड़े पहने और बाहर निकल गया। रेस्नल को इंतजार नहीं कराना चाहता था। जब मैं बाहर पहुंचा तो काइरीना, इना और टिली से बातें, लेकिन मैक्सिन ने मुझे टहलने के लिए जोर से कहा। मैंने मुड़कर देखा तो इना गाड़ी के पास खड़ी थी, किसी ख्याल में खोई हुई सी। तो मैं उसके पास गया और देखने लगा कि वो क्या कर रही है। इना ने मुझे नोटिस नहीं किया, बस थोड़ा सा ध्यान दिया जब मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम क्या चाहते हो, और तुम किसी दुष्ट की तरह मुझ पर आक्रमण क्यों कर रहे हो? अरे, ऐसा मत करो। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम टहलने आना चाहोगे, बस इतना ही। क्यों? तुम कहाँ हो, डार्लिंग? कौन? टिली। मुझे लगता है वह कुछ खाने के लिए रुकी थी। नहीं, तुम बेवकूफ हो। किरीना, मैक्सिन के साथ कपड़े बदल रहा हूँ। और उसने तुम्हें भाग जाने को कहा था, है ना? क्या आप टहलने जाना चाहते हैं या नहीं? खैर, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है। इना ने अपना सिर मेरी तरफ से फेर लिया तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींच लिया। मैं उन तालाबों की तरफ चलने लगा जहां मैं किरीना के साथ घूमा था। हम कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे जब तक कि इना बोल नहीं पड़ी। मैं किरीना के लिए खुश हूं। ओह, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं हाल ही में उन लड़कियों के साथ ज्यादा समय बिता रही हूं और उन्होंने मुझे उस जगह के बारे में बताया जहां आप उन सभी को बचाने गए थे। उन्होंने मुझे काइरीना और काइरिन के बारे में भी बताया। मुझे पता है कि बाकियों के साथ भी बुरा हुआ था, लेकिन काइरीना को अपने अंदर एक और इंसान को रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं उन सभी के लिए मुश्किल था, सिवाय जिल के, जो शुरू से ही मेरे साथ थी। हालांकि उसे कुछ लड़कियों को फिर से एक साथ लाने में मेरी मदद करनी पड़ी। हम दोनों अलग अलग काम करते थे, इसलिए हम में से किसी के लिए भी यह आसान नहीं था। मैं अब ये जानता हूं, लेकिन पहले नहीं जानता था, इसलिए मुझे नहीं पता।
मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पिछली बार मुझे पीछे धकेल दिया गया था, और मुझे लगता है कि अब भी मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। मैं रुका और इना को खींचकर बाहर निकाला और हम एक तालाब के किनारे बैठ गए। कुछ जगहों पर पानी में भरिंग तैर रहे थे और मैंने देखा कि एक भरिंग निगल गया और एक अजीब सी कीड़े जैसी मछली ने उसे पानी की सतह से ऊपर खींच लिया। मैंने इना के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। चिंता मत करो, आप में से बहुत से लोग हैं जो मेरा समय चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक महिला से दूसरी महिला के पास जाना सही है ना? नहीं, और मैं ये समझती हूँ, मुझे खुशी है कि अब आपने एक बार में सिर्फ एक ही पैंट उतारने का फैसला किया है। मैं बस आपको बताना चाहती थी कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, अगर आप जानना चाहें तो। इना ने अपना चेहरा आगे करके पानी की ओर देखते हुए आंखों में दूर की नजर लिए हुए बात की। मुझे अगले गेम में उससे बदला चुकाना होगा और फिर पता चलेगा कि आगे क्या हुआ। मैं इना की ओर मुड़ा और उसकी ठुड्डी को अपने हाथ में लिया, उसका सिर अपनी ओर घुमाया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। मैं चाहता था कि जब मैं बोलूं तो वह मेरे शब्दों को महसूस करे ताकि मैं उसके मन को शांत कर सकूं। अगले जन्म में जब हम जिएंगे, मैं तुम्हें खोजकर पा लूंगा, मैं वादा करता हूं। फिर हम पूरी जिंदगी साथ साथ बिता सकते हैं, ठीक है? के अध्याय 195 ब्लाइंड शॉटगन। हम वहां कुछ देर और बैठे रहे, लेकिन इना सबसे पहले पीछे हटकर खड़ी हो गई। उसने मुझे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया और मैंने हाथ पकड़ लिया, फिर से खड़ा होकर अपने आधे पहने हुए सूट को झाड़ दिया। मैंने इना को मुझे देखते हुए देखा और उसने मुझे एक रहस्यमयी और शरारती नजर से देखा, लेकिन मैंने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए उसने आह भरी। चलो तुम्हें तुम्हारे प्रियतम के पास वापस ले चलते हैं, इना ने मजाक करते हुए कहा जब वह शिविर की ओर वापस चल रही थी, और मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। टिली को यह मत पता चलने देना कि तुम ये कह रही हो, मैं उसकी लाडली हूं। यह मत सोचना कि वह सिर्फ इसलिए कोई सहज इंसान है क्योंकि वह शांत है। मुझे लगता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैक्सिन को अब तक काम पूरा कर लेना चाहिए था। हो गया। वह किरीना के साथ क्या कर रही है? फुफ्फू, तुम रुको और देखो। इना इस बारे में हमारी छोटी सी वापसी यात्रा के बाकी समय चुप रही, इसलिए मैंने बस उस शांति का आनंद लिया कर रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि मुझे जाकर उन्हें बीच में ही रोक देना चाहिए या यूं ही रुकना चाहिए, लेकिन टिली ने मुझे देख लिया और मुझे इशारा किया। मैं उनके पास जमीन पर आकर बैठ गया और टिली ने मेरी गोद में हाथ रखकर मुझे देखकर मुस्कुराए। वह इतनी खूबसूरत थी, एक ज़ैनोफिन होने के बावजूद, कि कोई भी बात उसके चेहरे की बनावट या उसकी मुस्कान की स्वाभाविक सुंदरता को बिगाड़ सकती थी। मुझे पता है कि आप इस बात पर काम कर रहे हैं कि हम कैसे कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप ये जान लें कि हम समझते हैं और हम दोनों को लगता है कि यह तरीका बेहतर है। हमें साथ में और भी कई जिंदगियां जीनी हैं, इसलिए हमें हर एक जिंदगियों का भरपूर आनंद लेना चाहिए, चाहे आप हमारे साथ हो या आपके बिना। हाँ, लेकिन टिली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बेवकूफ मत बनो, देव। तुम कभी कभी बहुत चालाक हो जाते हो। उसका मतलब तुम्हारे साथ रिश्ते में रहना और पूरी जिंदगी साथ बिताना है। अरे, इना को ही सीधे सीधे जवाब देने दो, लेकिन यही सबसे अच्छा था। मैं हमेशा से ऐसी बातें समझने में इतना अच्छा नहीं था। मैं उनके साथ बैठने ही वाला था कि एक आवाज ने मुझे हिलने से रोक दिया। कोई फायदा नहीं, चलो चलें। सुबह का मजा तो बस इतना ही था, हालांकि हमें आराम करने का समय उम्मीद से ज्यादा मिला। मैं ड्रेसनल की ओर मुड़ा और उसने कपड़े के ताने पहने हुए थे, लेकिन इस बार उसने सूट पहने थे। दोनों की शैली और आकार अलग अलग थे। हमारे हिसाब से यूडब्ल्यू के सूटों के उलट ये हमारे लिए जगह भी नहीं बनाते थे। ये किसी ऐसे कपड़े के थे जो कैनवास जैसे लगते थे, लेकिन ज्यादा चिकने थे। काइरीना टेंट में गई और कपड़े बदल लिए, लेकिन मैंने अपने कपड़े उतार दिए और सूट के आगे का जिप खोल दिया। मुझे सूट पहनने का तरीका समझने में ज्यादा समय नहीं लगा, और जैसे ही मैंने उसे पहना मुझे लगा कि मैं बहुत मोटी हूं। उसमें एक हुड था जिस पर गॉगल्स लगे थे, तो मैंने उसे पहना और पहन कर देखा। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि इसमें एक हेड अप डिस्प्ले था जिसमें लेंस पर कुछ अलग अलग चीजें दिखाई दे रही थीं। और लेंस इतना साफ था कि मानो वे वहां थी ही नहीं। मैंने ड्रेसनल की तरफ देखा और उसने मुझे एक बड़ी मुस्कान दी जिससे मैं कपड़े के आर पार देख सकता था, और फिर हंसा, तो मैं उसके पास चला गया। क्या मैं मूर्ख लग रहा हूं? हे, तुम्हें बस थोड़ा वजन बढ़ाने की जरूरत है। वे तुम्हें क्या खिला रहे हैं? माइक्रोवेव डिनर? क्या ये स्वस्थ नहीं लगता? मैं तुम्हें मोटा कर दूंगा। हाँ। मुझे पता था कि इस बार ऐसा होने वाला है, इसलिए मैंने आगे बढ़कर झटका तो झेला, लेकिन अपनी आगे की गति को एक कुशन की तरह इस्तेमाल किया।
मैं अपने फेफड़ों में हवा तो रख पाया, लेकिन फिर भी लड़खड़ा गया। इस पर ड्रेसनल जोर से हंसने लगा और मैंने बस अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान केंद्रित किया। परेशान होने का कोई मतलब नहीं था। मेरी जान बच गई। किरीना हमारी झोपड़ी से बाहर आ रही थी और अपने दोनों तरफ वेलक्रो दबा रही थी। उसका सूट अलग था क्योंकि उसमें दोनों तरफ वेलक्रो की पट्टी लगी थी। कुछ सेकंड के लिए मेरा दिमाग घूम गया, फिर मुझे इसका मकसद समझ आया। अरे, अगर उसे हिलना डुलना ही था तो यह अंदर बाहर जाने का एक तेज तरीका था। ठीक है, आज की क्या योजना है? मैंने ड्रेसनल की ओर मुड़ते हुए पूछा। रेगिस्तान में दौड़ना, यह अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। ड्रेसनल का विचार था कि रेगिस्तान में दौड़ना राक्षसों से दूर भागना है, खासकर उन राक्षसों से जो हमारा पीछा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा प्रेरक है क्योंकि अगर वे हमें पकड़ लेते तो वह भी मर जाते। दोपहर के भोजन तक मैं अपने सूट के अंदर पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन मुझे उसे पहने रहने को कहा गया। हालांकि मुझे उसे हवा देने के लिए खोलने की इजाजत थी और ड्रेसनल ने कुछ फल और मांस के सीख निकाले। वह हमें एक ऊंची पत्थर की दीवार के पास ले गया था जिससे छाया मिल रही थी और ज्यादातर हवा रुक रही थी। ये दीवार किससे बनी है? किरीना ने पूछा। ये तूफान लगभग 60 साल पहले ही आने शुरू हुए थे। उससे पहले ये ग्रह एक स्वर्ग जैसा समुद्र तट था और पूरी आकाशगंगा के लिए छुट्टियां बिताने का ठिकाना था। तूफान उससे पहले भी आते थे, लेकिन जब वे 3 महीने तक चलने लगे तो शहर अंदर से टूटने लगे। रेत के कारण शहर अंदर से कैसे ढह सकते हैं? कोई भी तैयार नहीं था। यह इतनी हिंसक घटना थी कि हमें इसका आवाज सुनी जो सांस लेने की कोशिश कर रही थी और हम पर बरसते पानी को रोकने के लिए अपना चेहरा ढक रही थी। पता चला कि ड्रेसनल ने बाकी लड़कियों की मदद ली थी कि वे पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियां लाएं और हमें पूरी तरह से भिगो दें। हम कितनी बेरहम दुनिया में रहते थे। मैं ठिठुरती, कांपती, भीगी हुई खड़ी थी। मैं गुस्सा होना चाहती थी, पर लड़कियों की कोई गलती नहीं थी। पर मुझे यकीन था कि उन्होंने ज्यादा विरोध नहीं किया होगा। खुशकिस्मती से सूट से बदबू आ रही थी, इसलिए मैंने उन्हें बाहर रख दिया था और वे गीले नहीं होंगे। मैंने काइरीना को उठने में मदद की और वह गुस्से में बाहर चली गई। जब मैं बाहर पहुंचा तो ड्रेसनल चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लिए वहां इंतजार कर रहा था। मैक्सिन हम सबके लिए सुखाने के लिए एक एक तौलिया ले आए। मैंने अपना तौलिया लिया और उसने मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान देखकर मुझे अच्छा लगा और मुझे उससे किया अपना वादा याद आ गया। अरे, क्या यहाँ भी कोई रेत स्नानघर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? या वह सिर्फ सेंट्रा में ही है? मुझे लगता है कि यहाँ एक है। मैं पता लगाऊंगा, और अगर तुम लोग इस बार इतनी देर से वापस नहीं आए तो शायद हम सब एक समूह के रूप में जा सकें। वह वास्तव में तुमसे बहुत अधिक काम करवा रहा है। हाँ, लेकिन हमें मदद की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमने उसे मारने की कोशिश में 6 घंटे बिता दिए, लेकिन कोशिश ही सबसे जरूरी थी क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाए। हम उसके चारों ओर लगे कपड़े को छू भी नहीं पाए। अंत में थोड़ी निराशा हो रही थी, लेकिन आखिरी घंटे में उसने छोटी छोटी बातें बतानी शुरू कर दी। उसके बाद हम उसे मार तो नहीं पाए, लेकिन ऐसा लगा कि हमने सुधार किया है। मुझे लगता है यही तुम लोगों की मदद करने का उसका तरीका है। तुम्हें सारी गलत बातें बताने की कोशिश करने के बजाय वह तब तक इंतजार करता है जब तक उसे लगता है कि तुम उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कर पाओगे और उसे आत्मसात कर पाओगे। मुझे नहीं लगता कि वह कोई बुरा शिक्षक है। तुम्हें बस अपना ध्यान केंद्रित रखना है और निराश नहीं होना है। उसे देखो डेव, वह ज़ेनो के समुद्र में माहिर है। ड्रेसनल थंडरक्रेस्ट ज़ेनोव्रेथस के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि साशा मदद करने में इतनी व्यस्त है। उसके पिता इस मुहिम के अगुवा हैं। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इतने खास क्यों हैं। वह उनसे निपट क्यों नहीं लेता? आपको इस बारे में उनसे पूछना होगा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि वह खुद ऐसा क्यों नहीं करते, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस कारण तो होना ही चाहिए, वरना इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं होगी। हाँ, आपने अच्छी बात कही है। हाँ, वह करती है। अरे, वो फिर से चुपके से मेरे पास आ गया, मुझे पता भी नहीं चला। उसके जैसा बड़ा आदमी इतना चुप कैसे था? ठीक है, अगर आपके पास गपशप करने का समय है तो आपके पास कुछ अतिरिक्त दौड़ने का भी समय होगा। क्या हमें पहले खाना नहीं मिलेगा? मुझे बड़ा और ताकतवर बनाने की ये सारी बातें क्यों? मुझे 3 मांस की सीकें फेंकी गईं। ड्रेसनल की पीठ के पीछे से खींचकर लाया गया, लेकिन उसने कोई पैक नहीं पहना हुआ था। अध्याय 9590। आप नहीं आ रहे हैं। तुम्हें ये कहाँ से मिले? हे, वे अभी भी अच्छे हैं, ड्रेसनल ने हंसते हुए कहा और मेरी ओर सीकें फेंक दी। मैंने उन्हें पकड़ लिया और एक किरीना को दे दिया, लेकिन उसने घृणा से सिर हिला दिया।
उसने अपना सूट उठाया और तंबू के अंदर वापस भाग गई। जब हम दोनों ने फिर से सूट पहन लिया तो ड्रेसनल ने हमें एक जोड़ी हथियार दिए। मुझे एक कटाना दिया गया जो डायमंड एज के साथ इस्तेमाल किए गए नागिनाटा जैसा था। काइरीना को एक जोड़ी कटार दी गई जिसे वह कटार कहता था, जो एक तरह का मुट्ठी वाला ब्लेड होता है। यह उसकी शैली के लिए एकदम सही होगा। मैंने सोचा कि उस आदमी को कितना नुकसान हुआ होगा जिसने मुझ पर कूदने की कोशिश की होगी। डरावना। आज हम रेत पर कुछ राक्षसों को ढूंढने जा रहे हैं ताकि तुम्हें उनसे लड़ने की आदत हो जाए। जैसा कि तुम जानते हो वे तेज होते हैं लेकिन उनकी गति अनियमित होती है। ज्यादातर कीड़े मकोड़े जैसे राक्षस होते हैं जो बिल खोद सकते हैं। हम उन्हें इस तरह आते हुए कैसे देखेंगे? चल दर आसनल ने मुझे अनदेखा कर दिया। खैर, इसका मतलब होगा कि वो हमें दिखा देगा या फिर हमें चट्टान से धकेल देगा। मैंने काइरीना की तरफ देखा लेकिन वो बस गुस्से में लग रही थी, इसलिए मैं उसके पीछे चलने लगा। हम 1 घंटे तक दौड़ते रहे। आखिरकार हम एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां जमीन से बाहर निकले हुए कई मोनोलिथ बिखरे पड़े थे। हर एक मूर्ति दूर दूर थी, लेकिन जब हम एक के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं। गौर से देखने पर पता चला कि यह किसी इमारत की छत थी। इस जगह क्या है? कार्वेनिया। ये केवल 11 साल पहले एक शहर था, लेकिन एक अन्य युद्ध ने इसे तब पराजित कर दिया जब इच्छा का उपयोग अन्य साधनों के लिए किया गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किसी ने युद्ध छेड़ने की इच्छा का इस्तेमाल किया? बिल्कुल नहीं। उस व्यक्ति ने सभी गतिशील तत्वों पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए कहा था, जिससे वह एक देवता बन गया, और एक ऐसा देवता जिसकी पूजा इस दुनिया ने कुछ समय के लिए की। जब तक कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, हम अब टावर तक पहुंच चुके थे। अंदर रेत उड़ रही थी, लेकिन संरचना अभी भी मजबूत दिख रही थी। ड्रेसनल हमें अंदर ले गए और हम अपने हुड और चश्मे उतार पाए। हवा और सीधी धूप से दूर अंदर बाहर की तुलना में लगभग ठंडा था। तो जब उन्होंने उसकी पूजा करना बंद कर दिया तो क्या हुआ? कैटरीना ने उस कमरे में चारों ओर देखते हुए पूछा जिसमें हम थे। मैंने जो सुना है उसके अनुसार यह सचमुच एक मूर्खतापूर्ण घटना थी। अभिलेखों के अनुसार एक छोटे से धार्मिक समूह ने बहुत कम समय में बड़ी संख्या में अनुयायी प्राप्त कर लिए और उन्हें उस व्यक्ति के विरुद्ध कर दिया जिसे वे ईश्वर मानते थे। उस व्यक्ति ने उनसे कोई लड़ाई नहीं की। इसके बजाय वो बस चला गया और किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गया। ठीक है, लेकिन इससे अभी भी यह स्पष्ट नहीं होता कि युद्ध क्यों शुरू हुआ। खैर, धार्मिक समूह के सत्ता में आने के बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। वे अन्य राजधानियों में व्यापारिक सामान के लिए पर्याप्त रसद और खाद्य सामग्री नहीं भेज रहे थे। इसलिए लोगों ने विद्रोह कर दिया, जैसा कि सभी उत्पीड़ित लोग करते हैं। यह उन कई शहरों में से एक है जो तबाह हो गए और तूफानों के हवाले कर दिए गए। युद्ध और नरसंहार सब बनावटी धर्मों के इर्द गिर्द। लगता है इस खेल के रचयिता ने इसमें थोड़ा मसाला डालने के लिए संस्कृति और धर्म का तड़का लगाया है। मुझे आश्चर्य है कि तथाकथित ईश्वर का क्या हुआ। मैंने पूछा, भगवान का नाम क्या था? मुझे लगता है उन्होंने कहा होगा कि यह एक सामान्य नाम था, ग्रेग। ग्रेग, ये नाम मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा था? क्या मैं इस व्यक्ति से पहले मिल चुका हूँ? उसका नाम भी बिल्कुल सीधा सा था, मेरे जैसा। शायद वो कोई और खिलाड़ी था। शायद उस समय कोई और मैच खेला गया था। ये संभव था, लेकिन मुझे याद नहीं कि इससे पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना हुआ हो। क्या वह अब भी यहाँ होता? सिर्फ 11 साल हुए थे और शायद दोनों मैच आपस में मिल सकते थे। अरे, तुम क्या दिवास्वप्न देख रहे हो? ड्रेसनल ने अपनी आवाज में कुछ चिड़चिड़ाहट के साथ मुझसे पूछा। ओह, माफ करना, नाम जाना पहचाना लग रहा है, बस। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ झपकी लेने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने जा रहा हूँ, और तुम दोनों नीचे जाकर उन कम से कम 15 कैटसेट को मार डालोगे जिन्हें तुम सब खाने में बहुत मजा लेते हो। तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? किरीना ने ड्रेसनल की ओर देखते हुए पूछा। दरवाजा वहां है। ड्रेसनल ने बाएं कोने की ओर इशारा किया जहां एक खुला दरवाजा था। काइरीना ने मेरी तरफ देखा और मैंने बस कंधे उचका दिए। हम क्या करेंगे? शायद इसके लिए हमें शेफ को बोनस मिल जाए। चलो चलें, हम यहाँ और कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वह मदद करने वाला है। हम दोनों दरवाजे की ओर बढ़े, इस बात से नाराज कि हमें बिना किसी गाइड के एक अनजान और अनजान जगह पर जाना पड़ा। जगह अंधेरी थी, लेकिन कुछ देर चलने के बाद मेरी आंखें ढलने लगीं। उस जगह की दीवारें सफेद थीं और बीच बीच में लहरों की तरह चैती रंग के छींटे पड़ रहे थे। मैं सतर्क रहा, लेकिन ज्यादातर समय हलचल होती रही।
जिस हॉल से हम गुजरे थे वह सीढ़ी तक पहुंचने से पहले 2 बार नीचे की ओर मुड़ा, लेकिन मैंने नीचे से एक हरे रंग की चमक आती देखी। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ये सच था। जब हम सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे तो मुझे दीवार पर चमकता हुआ ल्यूमिनोस दिखाई दे रहा था, जो हमारे रास्ते को रोशन कर रहा था। बनाने वालों को यह चीज वाकई बहुत पसंद होगी, लेकिन अगर यह यहाँ होती तो इसका मतलब सिर्फ एक ही होता। यह एक कालकोठरी थी। अरे, हमें यहाँ नीचे सावधान रहना होगा। इस जगह पर बहुत सारे कैट्सैक राक्षस और जाल होंगे, कुछ लोग सावधान रहें। मैंने चेतावनी दी, लेकिन किरीना रुक गई और एक अजीब नजर से मेरी ओर देखने लगी। जाल? अगर आप पहले कभी यहाँ नहीं आए तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ जाल है? याद है मैंने तुमसे कहा था कि यह सब एक खेल है। मैंने जो अन्य खेल खेले हैं उनमें कालकोठरी नामक स्थान होते हैं और उनके अंदर राक्षस और जाल होते हैं, लेकिन मैंने जिन भी खेलों में भाग लिया है उनमें मुझे एक चमकती हुई काय मिली है, जिसे मैं ल्यूमिनोस कहता हूँ। तो क्या तुम जानते हो कि इसको कैसे हराया जाए? नहीं, कोई सुराग नहीं। अध्याय 9691। करीबी मुठभेड़। हम दूसरी मंजिल तक पहुंच गए थे और वहां राक्षसों का कोई निशान नहीं था, लेकिन इस बार हम किसी दूसरे हॉल में नहीं गए, बल्कि हम टूटे फूटे फर्नीचर से भरे एक बड़े कमरे में पहुंच गए। जगह एक अस्त व्यस्त सी लग रही थी, लेकिन मैं कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। यहाँ अपना ध्यान रखना, कुछ गड़बड़ लग रही है। काय करते, बस मेरे करीब रहो, लेकिन बहुत करीब नहीं। जहां मैं चलता हूं वहां चलो और किसी चीज को छूने की कोशिश मत करो। किरीना ने मुझे सिर हिलाया और मैं कमरे में आगे बढ़ने लगा। कोई सीधा रास्ता नहीं था और मैं जमीन पर नजरें गड़ाए हुए था। कुछ भी असामान्य ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ भी खास नहीं दिख रहा था। शायद मैं बेवजह परेशान हो रहा था, लेकिन तभी किरीना की एक गहरी सांस ने मुझे रुकने और धीरे से पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया। किरीना ने अपना हाथ मुंह पर रखा था और मैं उसकी नजरों का पीछा कर रहा था। वह नीचे जमीन की ओर देख रही थी, जहां एक कंकाल के हाथ और बांह के अवशेष बाहर निकले हुए थे। मांस गायब था और सिर्फ सफेद हड्डी बची थी। यह जरूर कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो युद्ध में मारा गया था। यह सुनना एक बात थी, लेकिन युद्ध में हताहतों को देखना अलग बात थी। मैंने आह भरी और काइरीना को अपने पीछे आने का इशारा किया। उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया जा सकता था। मैं पीछे मुड़ा और जमीन पर जाल ढूंढने लगा और आगे बढ़ता रहा। हम कमरे से गुजरकर सीढ़ियों की एक और सीढ़ी नीचे उतर गए। हम दोनों सावधानी और खामोशी से चल रहे थे। आखिरी कमरा अभी भी मेरे दिमाग में था, लेकिन जैसे ही हम सीढ़ियों के नीचे पहुंचे मुझे आवाजें सुनाई देने लगीं। वे जोर से तो नहीं थे, लेकिन आगे वाले कमरे से कम 5 अलग अलग तरह की धीमी गरजने और सूंघने की आवाजें आ रही थीं। मैंने काइरीना को रोकने के लिए अपनी मुट्ठी बांधी और वह मेरे पास आ गई। मैंने उसकी तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसने मुझे सिर हिलाकर बताया कि वह तैयार है। हम दोनों दरवाजे की तरफ रेंगते हुए गए और अंदर एक और कमरा था जिसमें और भी टूटे हुए फर्नीचर थे, लेकिन तेंदुए जैसी चीजें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं। जब भी कोई दूसरे के पास जाता तो उनके सिर खुल जाते और उनके दांतों के गोलमुंह के चारों ओर जालीदार त्वचा का भद्दा सा आभास होता। ये नज़ारा देखकर मैं सिहर गया, लेकिन मैंने अपना कटाना ऊपर उठा लिया। मैं और भी मजबूत होना चाहता था और उन स्वादिष्ट सीखों को खाना चाहता था। हमें ऐसा करना ही था। मैं कमरे में दौड़ा और अलमारी में रखे कैटसेक्ट पर झपटा और उसके सिर को बिना किसी झंझट के काट डाला। वह सिर बिना कानों वाली एक बाल रहित बिल्ली के सिर जैसा लग रहा था और मैंने उसे लात मारकर किनारे कर दिया और भीड़ से टकराने के लिए मुड़ा। किरीना ने पहले वाले को एक हड्डी तोड़ने वाले बाएं हुक से पकड़ लिया, जिससे उसका शरीर उड़ गया। 2 गिर गए और मैं मलबे से बचते हुए आगे बढ़ा, आखिरी 3 से सीधे टकराने के लिए। पहला मुझ पर झपटा, लेकिन मैं झुक गया और नीचे खिसक गया क्योंकि काइरीना ने उसे हवा में ही मार गिराया। मैं ऊपर आया और आखिरी 2 के बीच से फिसल गया और अपने कटाना से तेजी से 360 की गति से दोनों सिरों पर वार करते हुए कुशलता से हमला किया। दोनों के सिर गिर गए, लेकिन फिर सारे शरीर काले कणों में बिखर गए। काइरीना रो पड़ी जब सारे शरीर गायब हो गए और एक एक करके उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगी। ये सही था। उसे नहीं पता था कि आखिर में हमें लूट का माल मिल जाएगा। अरे चिंता मत करो, मैंने उसे सांत्वना देते हुए वहां जाकर कहा जहां वह इंतजार कर रही थी। लेकिन हमें तो इनकी जरूरत थी, काइरीना ने रेत उठाते हुए और उसे अपनी उंगलियों से बहने देते हुए कहा। एक तहखाने में कमरा साफ होने के बाद लाशें गायब हो जाती हैं और जब हम तहखाने को पूरा कर लेंगे तो हमें हमारी लूट मिल जाएगी। उसका मूड अच्छा हो गया और काइरीना उठी और अपने सूट की धूल झाड़ दी।
उस पेची सूट में भी वह कमाल की लग रही थी। काश मैं यहाँ और देर तक खड़ी रह पाती, लेकिन हमें अभी भी 10 और मारने थे, और अंत में जो राक्षस आने वाला था उसकी तो बात ही छोड़िए। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और अगले दरवाजे की तरफ चल पड़ी। चौथी मंजिल भी पिछली मंजिल जैसी ही थी, लेकिन इस बार 7 कैटसेक्ट थे। हमने बिना किसी परेशानी के उन्हें पार कर लिया और अगली मंजिल की ओर बढ़ने लगे। तभी मुझे कुछ नजर आया। काइरीना मेरे आगे चल रही थी और मैंने देखा कि वह पत्थर की टाइल थोड़ी अलग थी। मैंने बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दी और उसकी ओर छलांग लगा दी। जैसे ही किरीना का पैर प्लेट पर दबा, मैंने उसे टक्कर मारी और हम दोनों जमीन पर लुढ़क गए। हमारे ऊपर से तीरों की बौछार गुजरी जो बाल बाल बचकर निकल गई। मैं काइरीना को अपनी बाहों में लेकर हाँफ रहा था और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे, लेकिन मैं डर भी देख सकता था। ये बहुत नजदीक था और वह ये जानती थी। अगर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो हम दोनों तीर पिन कुशन बन जाते। तुम ठीक हो? हाँ, मुझे इसके लिए खेद है, मैं सोच नहीं रहा था। मैंने उसे चूमा। मुझे कोई परवाह नहीं थी, हम ठीक थे, लेकिन आगे हमें जाल से ज्यादा सावधान रहना होगा। सिर्फ 2 और जानवर देखने के बाद मुझे पता चल गया था कि इस जगह में कुछ तो बहुत आसान लग रहा है। मैंने उसे फिर से चूमा और मुस्कुराया। शायद हम कुछ देर और ऐसे ही रह सकें। आगे सीढ़ियों तक एक गहरी और धीमी गड़गड़ाहट गूंजी जिसने आराम करने के हमारे सारे विचारों को तोड़ दिया। मुझे लगता है कि दौड़ पूरी होने के बाद आराम करने का समय मिलेगा। आप जानते हैं, दूसरे ग्रह को बचाने के लिए जाने के बीच का सफर। खैर, दूसरा विकल्प क्या था? ये जगह एक खेल थी, लेकिन लोग अभी भी यहाँ रह रहे थे, और ग्रेग के बारे में मैंने जो कुछ भी जाना था उसके अनुसार हमारे जाने के बाद भी खेल खत्म नहीं होते। इसका मतलब था कि हर मैच में मैंने जो किया वह स्थायी था। अगर मैं असफल होता तो इस वास्तविकता के लोगों के लिए यह वास्तविक था। ये लड़ते रहने का एक और कारण था, लेकिन शायद ज़ेनो खत्म होने के बाद हम छुट्टी ले सकते थे। हम दोनों अलग हो गए और मैं खड़ा हुआ और क्राइना को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने दूर दीवार पर टूटे हुए तीरों का ढेर देखा और सिहर उठा पास आने के लिए, लेकिन अगर वह गुर्राहट उसी चीज से थी जो मैंने सोची थी, तो जाल अब हमें परेशान नहीं करेंगे। इस कालकोठरी में केवल 5 मंजिलें होंगी और हमारे नीचे इस जगह का मालिक था। आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, जितना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं और यह काम खत्म करते हैं ताकि हम वापस आकर खाना खा सकें। अध्याय 9792। बड़ी बदसूरत बिल्ली। हम सीढ़ियों से नीचे उतरे और नीचे की ओर रेंगते हुए पहुंचे। हमने चुपके से दरवाजे से झांका और अंदर पहुंच गए। अंदर एक विशाल कैटसेक्ट था और उसके आसपास 2 और छोटे कैटसेक्ट घूम रहे थे, लेकिन वे पहले देखे गए कैटसेक्ट से अलग दिख रहे थे। इन लोगों की पीठ पर शल्क थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये गर्दन की रक्षा करते हैं। ये चीजें बाकियों के लिए समस्याएं पैदा कर सकती थीं, इसलिए मैं काइरीना की ओर मुड़ा, लेकिन वो पहले ही कपड़े उतार रही थी, इसलिए मैं वापस मुड़ा। जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे उसके शरीर की एक झलक मिली, लेकिन मैंने उसे अपने दिमाग से निकाल दिया। मुझे अभी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। मैंने प्लेटों और गियर्स के हिलने की आवाज सुनी और फिर काइरीना का चांदी का फॉरेस्ट मेरे पास था। मैंने आगे देखा और एक गहरी सांस ली। बस अब इसे खत्म करने का समय आ गया था। हमें अभी भी कैंप तक लंबी दौड़ लगानी थी। चल दर। हम दोनों कमरे में भागे और पास पास खड़े रहे, क्योंकि छोटा कैटसेक्ट हम पर टूट पड़ा। कम से कम दोनों बिल्लियां एक ही रणनीति अपना रही थीं, लेकिन जब मैंने पहले कैटसेक्ट का सिर काटने की कोशिश की तो मेरी तलवार वापस लौट आए। जैसे ही काइरीना ने दूसरे कैटसेक्ट पर मुक्का मारा, मैं एक तरफ लुढ़क गया, जिससे कैटसेक्ट उड़ गया, लेकिन कैटसेक्ट ने खुद को संभाला और सीधा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। विशालकाय कैटसेक्ट बस बैठा रहा और हमें स्फिंक्स की तरह लड़ते हुए देखता रहा। मैं उठा और हमलावर जानवर पर अपना ब्लेड तान दिया, लेकिन मेरा वार फिर से चुना गया। मैं निराश होने लगा था, लेकिन तभी मैंने देखा कि काइरीना ने अपनी मुट्ठी के ब्लेड उस कैटसेक्ट के मुलायम निचले हिस्से में घुसा दिए जिससे वह लड़ रही थी। मैं फिर से चकमा देकर घूमकर अपनी स्थिति बेहतर कर पाया। बिल्ली फिर से मुझ पर झपटी, लेकिन मैं गिर गया, जिससे वह जानवर मेरे ऊपर से कूद गया। जैसे ही वह मेरे ऊपर से गुजरा, मैंने अपना कटाना उसके मुलायम खुले निचले हिस्से में भोंक दिया, और जैसे ही वह मेरे ऊपर से गुजरा, मुझे गहरा घाव हो गया। कैटसेक्ट जहां गिरा वहीं ढेर हो गया और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं काइरीना के पास गया, जबकि विशालकाय कैटसेक्ट जम्हाई ले रहा था और अपनी टांगे फैला रहा था। उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि हमने उसके 2 रक्षकों को मार डाला है। शायद उसे अभी तक हम खतरा नहीं लगे थे। हम जल्द ही उसके बारे में अपनी राय बदल देंगे।
हम दोनों ने चक्कर लगाया, लेकिन बिल्ली ने काइरीना पर हमला कर दिया और खुद को खुला छोड़ दिया। जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ने लगी, मैं आगे बढ़ा और उसके एक पैर पर हल्का सा वार किया। ब्लेड गहरा लगा, जिससे खून की धार बहने लगी। जानवर दहाड़ा और मुझे लात मारी, लेकिन मैं चकमा दे गया। वह मेरी तरफ मुड़ा, लेकिन काइरीना तैयार थी और मोड़ खत्म होते ही उस पर टूट पड़ी। वह तेजी से अंदर घुसी और दूसरी तरफ से पिछले पैर में कट लगा दिया। जानवर फिर दहाड़ा, अब इधर उधर देख रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ मुड़े। वह चीज बड़ी थी, पर खुद को बहुत बड़ा समझ रही थी और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह मेरी तरफ मुड़ा, लेकिन मैं पहले ही उस जानवर को खत्म करने के लिए दौड़ा जा रहा था। कैटसेट बॉस ने मुझ पर वार किया, लेकिन मैं झूले के नीचे झुक गया और अपना ब्लेड गहराई तक गड़ाने के लिए ऊपर वार किया, लेकिन वह नीचे नहीं गया। राक्षस पलटा, बीच पलटी में मुझे काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काइरीना ने मुझे धक्का देकर बॉस के बगल में ब्लेड का मुक्का मारा और उसे खत्म कर दिया। हम दोनों हांफते हुए सीधे खड़े हो गए, बस बात खत्म ही हो गई थी। अगर वो वहां ना होती तो मैं तो खत्म ही हो जाता, लेकिन काइरीना तो। जरा रुको, मैंने फिर काइरीना की तरफ देखा और मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या चूक गया था। किरीना अब बाघिन नहीं रही, नहीं, उसने कुछ भी नहीं पहना था। मेरा दिमाग जम गया था, पर मेरी नजरें उसके नंगे बदन पर घूमती रहीं, लेकिन फिर हमारी नजरें मिली और जब मैंने उसके गालों पर तत्परता देखी तो मैं थक गया। मैं कितना विकृत हूं। अब वो मेरे बारे में बुरा ही सोचती होगी, वैसे भी शुरुआत में मेरा रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। मैं आत्मा घृणा में पीठ फेरे खड़ा था और उसके सूट वापस पहनने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी मुझे अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस हुआ और मैंने नीचे देखा। काइरीना के हाथ ने मुझे अपनी ओर खींचा और मैं उसके नंगे बदन की ओर मुड़ गया। मुझे अपने गालों में जलन महसूस हो रही थी और मैंने उससे नजरें मिलाने की कोशिश की, लेकिन काइरीना मुस्कुराए और अपना सिर हिला दिया। हम दोनों को मेरे नग्न रहने की आदत डालनी होगी। दौड़ के दौरान मैं बार बार कपड़े नहीं बदल पाऊंगी। मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये सब सिर्फ मिशन के लिए हो। मैं चाहता था कि ऐसा इसलिए हो क्योंकि हम दोनों इसमें सहज थे। मैंने उसे गले लगाकर उसके शरीर को ढक लिया और फिर उसके सिर के ऊपर चूमा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें सिर्फ इस मिशन को पूरा करने के लिए मुझे दिखाना है। मैं तुम्हें सिर्फ अपना साथी नहीं मानता, तुम मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा हो। मुझे पता है और मैं भी यही महसूस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शरीर को बिना शर्मिंदा हुए देखो क्योंकि तुम सोचती हो कि मैं शर्मिंदा हूँ। शायद आज रात हम थोड़ा और समय अकेले बिता सकें। मैं ड्रेसनल को आज हम पर कुछ और थोपते हुए नहीं देख सकती। मैंने फिर से उसके सिर को चूमा, उसके बालों को निहारा, पसीने और धूल को सूंघा, फिर वहां से चला गया। अब जमीन पर एक चमकता हुआ नीला गोला और एक डिब्बा था। मैंने काइरीना का हाथ पकड़ा और डिब्बे के पास गया। मैंने उसे खोला और वहां फिर से वो लाल केप था। अरे यार, फिर से शुरू। मैंने ढेर सारी चीजों से भरा हुआ गाउन निकाला और उसे काइरीना के कंधों पर लपेट दिया। मैं उसका सूट लेने गया और फिर जादुई घेरे के सामने काइरीना के साथ हो लिया। चलो देखते हैं कि ड्रेसनल अभी तक सो गया है या नहीं, हे। मैंने हंसते हुए कहा जब हम घेरे में आए। अध्याय 9893। वापसी। हम जादुई टेलीपोर्टेशन शकल में दाखिल हुए और हमारे चारों ओर की दुनिया नीली हो गई। अचानक हम उसी कमरे में वापस पहुंच गए जहां हम आए थे। ड्रेसनल अपने कोने से उठे और हमारी तरफ बढ़े। जैसे ही वह पास आया, एक रोशनी चमकी और जमीन पर कैटसेट के शवों का एक बड़ा ढेर पड़ा था। ड्रेसनल जैसे ही पास पहुंचा, उसने अपने लिपटे हुए चेहरे से हमें देखकर मुस्कुराया। शव क्षतिग्रस्त नहीं लग रहा था, वह विशालकाय शव भी अभी भी अच्छी हालत में था। अच्छा, तुम दोनों को देखो, लगता है सब ठीक हो गया। तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो, बस यही बात है। तुम लोगों ने वहां काफी सामान इकट्ठा कर लिया है और हमारा रसोइया बहुत खुश होगा। तो अब हम इसे वापस कैसे लेंगे? हम इसे नहीं ले जा सकते, हम यहीं के लिए हैं। मैंने मुड़कर देखा कि लड़कियां टावर में आ रही हैं। मिकोटा ही थी जो तामा के साथ दौड़कर मेरे पास आई और बोली। मैंने उन्हें गले लगाया और ऊपर देखा तो साशा और बाकी लोग हमारा अभिवादन करने के लिए आ रहे थे। हमें लगा कि तुम्हें रात का खाना वापस लाने में थोड़ी मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने एक गाड़ी और एक रेत की बगी उधार ली है। अब तुम्हें वापस भागने की जरूरत नहीं। शायद हम कोई पार्टी कर सकें। तामा ने उत्साह से एक पैर से दूसरे पैर पर उछलते हुए पूछा। मैंने उसके सिर पर थपथपाया और मुस्कुराई, लेकिन फिर मैं काइरीना की तरफ देखने लगी, जो इस पूरे समय चुप रही थी।
हाँ, हम उनके साथ वापस जा सकते हैं, लेकिन फिर काइरीना को उस घिनौनी चीज को अपने शरीर पर लपेटना होगा। बेहतर होगा कि हम साथ ही निकल जाएं और उन्हें मांस वापस लाने दें। इसलिए मैं मुरी और साशा की तरफ देखने लगी। क्या तुम लोगों को कोई आपत्ति है अगर हम कैंप में फिर मिले? हमें काइरीना को गोद में उठाकर लंबी दूरी की दौड़ लगाने का मौका नहीं मिला है, इसलिए यह एक बढ़िया मौका होगा। अगर काइरीना चाहे तो। मैंने मुस्कुराते हुए आखिरी बात कहने के लिए उसकी ओर रुख किया और मुझे भी एक बड़ी मुस्कान मिली। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और अन्य लड़कियां भी इससे सहमत होंगी, है ना? तुम दोनों आगे चलो और हम मिलेंगे, वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, साशा ने हमसे कहा जब वह कुछ बात करने के लिए अपने पिता के पास गई। हाँ, हम कर सकते हैं। तुम पिछले 2 दिनों से कड़ी मेहनत कर रहे हो, इसलिए थोड़ा तनाव कम हो गया। तामा ने कहा। वाह, हमें ये सब वापस क्यों ले जाना पड़ता है? और वे चले जाते हैं। खैर, मैं भागना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं करना चाहता। हम मिकोटा ने शिकायत की। टिली तामा के पीछे आ गई और इना मिकोटा के पीछे थी, दोनों को उनके सूट से पकड़कर लाशों के ढेर की ओर घसीट रही थी। मैं मुस्कुराई और ड्रेसनल की तरफ मुड़ी। वो लड़कियों को देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि मैं उसकी तरफ देख रही हूं, तो वह मुड़ गया। तुम दोनों जा सकते हो, तुम दोनों ने अच्छा किया। आज छुट्टी ले लो, लेकिन सुबह जाने के लिए तैयार रहना, ताकि हमें आज फिर से वही न करना पड़े। हे, ड्रेसनल ने मजाक किया, लेकिन मुझे पता था कि वह गंभीर था। जाने से पहले मैक्सिन ने काइरीना को हाथ हिलाकर बात करने के लिए कहा। दोनों ने धीमी आवाज में बातचीत की और मैंने देखा कि काइरीना के चेहरे पर एक चमक आ गई और फिर उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और फिर वापस मुड़ गई। जब दोनों की बातचीत खत्म हुई तो काइरीना मेरे पास वापस आ गई। मैंने काइरीना का हाथ पकड़ा और उसे टावर से बाहर ले गया और फिर बाकियों को हाथ हिलाकर बाहर निकल गया। मैंने एक जगह ढूंढी और उसका लबादा उतार दिया, जिससे उसका नंगा बदन दिखाई देने लगा। वो शर्माते हुए मेरी तरफ मुड़ी और मैं उसके पूरे नंगे बदन की खूबसूरती देखकर दंग रह गया। मैं अब कपड़े बदलने जा रहा हूँ, ठीक है? काइरीना ने अनजाने में घबराहट में अपने बाल पीछे कर लिए, लेकिन इससे वो मुझे और भी आकर्षक लग रही थी। मैंने उसे सिर हिलाया और पीछे हट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उम्मीद करूं, लेकिन मैं उस बदलाव को देखने के लिए उत्साहित था, जैसा कि उसने कहा था। अचानक काइरीना बदलने लगी, उसके खुले गियर घूमने लगे और उसका शरीर फैलने और अलग होने लगा। जल्द ही उसके हजारों गतिशील अंग उजागर हो गए और उसकी त्वचा के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिससे उसके बाघ रूप की चांदी की परत। लेकिन मैक्सिन ने मुझे टहलने के लिए जोर से कहा। मैंने मुड़कर देखा तो इना गाड़ी के पास खड़ी थी, किसी ख्याल में खोई हुई सी, तो मैं उसके पास गया और देखने लगा कि वो क्या कर रही है। इना ने मुझे नोटिस नहीं किया, बस थोड़ा सा ध्यान दिया जब मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम क्या चाहते हो? और तुम किसी दुष्ट की तरह मुझ पर आक्रमण क्यों कर रहे हो? अरे, ऐसा मत करो। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम टहलने आना चाहोगे, बस इतना ही। हम क्यों? तुम कहाँ हो, डार्लिंग? कौन? टिली। मुझे लगता है वह कुछ खाने के लिए रुकी थी। नहीं, तुम बेवकूफ हो। किरीना, मैक्सिन के साथ कपड़े बदल रहा हूँ। और उसने तुम्हें भाग जाने को कहा था, है ना? क्या आप टहलने जाना चाहते हैं या नहीं? हम खैर, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है। हम इना ने अपना सिर मेरी तरफ से फेर लिया तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींच लिया। मैं उन तालाबों की तरफ चलने लगा जहां मैं किरीना के साथ घूमा था। हम कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे जब तक कि इना बोल नहीं पड़ी। मैं किरीना के लिए खुश हूँ। ओह, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं हाल ही में उन लड़कियों के साथ ज्यादा समय बिता रही हूँ और उन्होंने मुझे उस जगह के बारे में बताया जहां आप उन सभी को बचाने गए थे। उन्होंने मुझे काइरीना और काइरिन के बारे में भी बताया। मुझे पता है कि बाकियों के साथ भी बुरा हुआ था, लेकिन काइरीना को अपने अंदर एक और इंसान को रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाँ, मैं उन सभी के लिए मुश्किल था, सिवाय जिल के, जो शुरू से ही मेरे साथ थी। हालांकि उसे कुछ लड़कियों को फिर से एक साथ लाने में मेरी मदद करनी पड़ी। हम दोनों अलग अलग काम करते थे, इसलिए हम में से किसी के लिए भी यह आसान नहीं था। मैं अब ये जानता हूँ, लेकिन पहले नहीं जानता था, इसलिए मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पिछली बार मुझे पीछे धकेल दिया गया था, और मुझे लगता है कि अब भी मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। मैं रुका और इना को खींचकर बाहर निकाला और हम एक तालाब के किनारे बैठ गए।
कुछ जगहों पर पानी में भरिंग तैर रहे थे और मैंने देखा कि एक भरिंग निगल गया और एक अजीब सी कीड़े जैसी मछली ने उसे पानी की सतह से ऊपर खींच लिया। मैंने इना के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। चिंता मत करो, आप में से बहुत से लोग हैं जो मेरा समय चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक महिला से दूसरी महिला के पास जाना सही है ना? नहीं, और मैं ये समझती हूँ, मुझे खुशी है कि अब आपने एक बार में सिर्फ एक ही पैंट उतारने का फैसला किया है। मैं बस आपको बताना चाहती थी कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, अगर आप जानना चाहें तो। इना ने अपना चेहरा आगे करके पानी की ओर देखते हुए आंखों में दूर की नजर लिए हुए बात की। मुझे अगले गेम में उससे बदला चुकाना होगा और फिर पता चलेगा कि आगे क्या हुआ। मैं इना की ओर मुड़ा और उसकी ठुड्डी को अपने हाथ में लिया, उसका सिर अपनी ओर घुमाया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। मैं चाहता था कि जब मैं बोलूं तो वह मेरे शब्दों को महसूस करे ताकि मैं उसके मन को शांत कर सकूं। अगले जन्म में जब हम जिएंगे मैं तुम्हें खोजकर पाल लूंगा, मैं वादा करता हूं। फिर हम पूरी जिंदगी साथ साथ बिता सकते हैं, ठीक है? अध्याय 195 ब्लाइंड शॉटगन। हम वहां कुछ देर और बैठे रहे, लेकिन इना सबसे पहले पीछे हटकर खड़ी हो गई। उसने मुझे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया और मैंने हाथ पकड़ लिया, फिर से खड़ा होकर अपने आधे पहने हुए सूट को झाड़ दिया। मैंने इना को मुझे देखते हुए देखा और उसने मुझे एक रहस्यमयी और शरारती नजर से देखा, लेकिन मैंने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए उसने आह भरी। चलो तुम्हें तुम्हारे प्रियतम के पास वापस ले चलते हैं, इना ने मजाक करते हुए कहा जब वह शिविर की ओर वापस चल रही थी, और मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। टिली को यह मत पता चलने देना कि तुम ये कह रही हो, मैं उसकी लाडली हूं। यह मत सोचना कि वह सिर्फ इसलिए कोई सहज इंसान है क्योंकि वह शांत है। मुझे लगता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैक्सिम को अब तक काम पूरा कर लेना चाहिए था। हो गया। वह किरीना के साथ क्या कर रही है? फुफ्फू, तुम रुको और देखो। इना इस बारे में हमारी छोटी सी वापसी यात्रा के बाकी समय चुप रही, इसलिए मैंने बस उस शांति का आनंद लिया। दिखाई देने लगी, यहां तक कि उसका सिर भी अलग होकर बाघों के सिर में बदल गया। पूरी प्रक्रिया में 15 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगा। अब काइरीना के शरीर पर लगी प्लेटें अपनी जगह पर जम रही थीं। यह अब तक देखी गई सबसे शानदार चीजों में से एक थी। तो तुम क्या सोचती हो? काइरीना ने संश्लेषित स्वर में उससे पूछा। आप बहुत सुंदर हैं, मैं बहुत आभारी हूं कि मैं ये देख पाया। आपका शरीर कुछ और ही है। काइरीना ने मुझसे नजरें फेर ली और मेरे शब्द मेरे जहन में उतर गए। अरे वाह, आगे बढ़ने की बात। मुझे लगता है कि शायद ये साइमन द्वारा दी गई उन खूबियों का नतीजा था, या शायद ये हमेशा अपनी ही बात पर अड़े रहने का मामला था। खैर, अब कोई चारा नहीं बचा था। मैं काइरीना के पास गया और उसके चिकने और मुलायम शरीर पर हाथ फेरा। काइरीना मुझसे रगड़ खा रही थी, लेकिन उसने मुझे उसकी पीठ पर लेटने और उसे थामे रहने का निर्देश दिया। मैंने अपना चश्मा पहना और अपनी कटाना को बगल में म्यान में ठीक किया, फिर आगे की ओर झुक गया। अच्छी पकड़ बनने के बाद मैंने काइरीना को इशारा किया कि मैं जाने के लिए तैयार हूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि काइरीना जब एकदम से तेजी से दौड़ने लगी तो उसमें इतनी ताकत लग जाएगी। मैं अपनी पकड़ मजबूत करने से पहले ही फिसल गया था। उसने चीते को भी शर्मसार कर दिया था और उसकी गति अटल थी। न सिर्फ वह तेज रफ्तार से चल रही थी, बल्कि दरारों और दरारों को पार करने के लिए उछल कूद भी कर रही थी। जैसे ही हम आगे बढ़े, मैंने अपने सामने कुछ देखा। रेत हिलती हुई सी लग रही थी, इसलिए मैंने उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन फिर वह हिलना बंद हो गई। रेत स्थिर थी और मैंने उसके जैसी और रेत ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, जब तक कि रेत सीधे हमारे सामने फटकर नहीं आ गई। अध्याय 9994 भविष्य के लिए एक वादा। अचानक हमारे सामने रेत से एक विशालकाय राक्षस फूट पड़ा। ये लगभग 3 मीटर लंबा एक विशालकाय सेंटीपीड जैसा राक्षस था जो रेत से बाहर निकल रहा था। उसने हम पर हमला किया, लेकिन मैंने अपनी तलवार तैयार रखी थी। जब काइरीना बचने के लिए मुड़ी तो मैं उसकी पीठ से छलांग लगाकर उस राक्षस की ओर बढ़ता रहा। उसने अपने दांतों से भरे खुले मुंह से मुझे धक्का दिया। मैं अंधाधुंध गति से आगे बढ़ा और दूसरी तरफ उतरा, काइरीना को पकड़ने के लिए दौड़ा। मेरे पीछे राक्षस का सिर फिसल गया था और वह फव्वारे की तरह उस पर हरा रंग छिड़क रहा था। मैं काइरीना की पीठ पर कूदा और फिर से उसकी गर्दन पकड़ ली। वह भी भाग गई, लेकिन इस बार मैं इसके लिए तैयार था। यह क्या था? किरीना ने अपनी संश्लेषित आवाज में मुझे डांटा। हमने इस तरह का ज्यादा अभ्यास नहीं किया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस स्थिति का फायदा उठाऊंगा। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है? हमें इस तरह से लड़ने का ज्यादा अनुभव नहीं है ना?
उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो बस दौड़ती रही, लेकिन मेरे ऐसा करने से उसे जरूर कुछ परेशानी हुई होगी। शायद इसका कारण मेरा रुकना और समय बर्बाद करना था। ऐसा नहीं था कि उसे मेरी सुरक्षा की चिंता थी, वो जानती थी कि मैं इसे संभाल सकता हूँ, इसलिए समय की बात ही होगी। मुझे पता था कि वो वापस जाना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो इस तरह ट्रेनिंग करने का मौका छोड़ेगी। जरूर कुछ तो उसे परेशान कर रहा होगा, इसलिए मैंने उसे दौड़ने दिया। वापसी में हमें कुछ और राक्षस दिखाई दिए, लेकिन मैं काइरीना को कसकर पकड़े रहा। चूंकि दौड़ ज्यादा लंबी नहीं थी, इसलिए हमें ज्यादा समय नहीं लगा। कैंप में वापस आकर मैं काइरीना से उतर गया और उसे हमारी झोपड़ी में कपड़े बदलने दिए। हैरानी की बात यह थी कि किरीना के कपड़े बदलने से पहले ही बाकी लड़कियां वापस आ गईं, इसलिए मैं कालकोठरी के लिए इकट्ठा किया गया मांस उतारने में मदद करने गई। मैंने मैक्सिन को मेरी झोपड़ी की तरफ जाते और गायब होते देखा। शायद किरीना की चिंता मैक्सिन की किसी बात की वजह से थी और इसीलिए वह वापस भागी। कैटसेक्ट की लाशों को उसकी ग्रिल पर पकाने के लिए ले जाते हुए मैंने यही सोचा, मुझे एक बड़ी मुस्कान और हमारे बाकी प्रवास के लिए घर पर सीखे मिलने का इनाम मिला। अब यह एक असली इनाम था। सामान उतारने के बाद मैं झोपड़ी की तरफ गया, क्योंकि मैंने अपने सूट की जिप खोल दी थी और कमर पर हाथ भी बांध लिए थे। मेरी छाती नंगी थी, जो मुझे उठाए जाने के बाद से ही फूली हुई थी। मैंने दरवाजा खटखटाया कि इतनी देर क्यों लग रही है। जल्द ही हम गांव में वापस आ गए और लड़कियां ग्रिल के पास मेज पर सीख की एक बड़ी प्लेट लिए बैठी थीं। मैंने देखा, लेकिन मैक्सिन और किरीना मुझे दिखाई नहीं दी, इसलिए मैं इना को छोड़कर बाकी लोगों के पास चली गई और अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे अंदर लड़कियों की आवाजें सुनाई दी, इसलिए मैंने ऊपर आकर थोड़ी आवाज लगाई और दरवाजा खटखटाया। मैं इंतजार करता रहा और मैक्सिन अकेली बाहर आई। उसने मेरी तरफ देखा और फिर मेरी कलाई और झोपड़ी के पास रखी बाल्टी पकड़कर मुझे पास के तालाब की ओर खींचने लगी। अरे, क्या बड़ी बात है, मुझे क्यों घसीट रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं रुक गया और मैक्सिन को उलझन भरी नजरों से देखने लगा। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस कमरे में क्या हो रहा है। मैंने कंधे उचका दिए और मैक्सिन कांप उठी। इसका मतलब था कि वो निराश हो रही थी। मुझे पता न होने से मैंने क्या गलती की है। तुम उसे ऐसे नहीं देखोगे। तुम बिल्कुल गंदे हो और तुमसे बदबू भी आ रही है, इसलिए पानी के पास जाओ और अपना सूट उतार दो। मैं तुम्हें साफ करके ठीक कर दूंगा। किस लिए? क्या हो रहा है? तुम्हारी शादी हो रही है, अब झगड़ा बंद करो और पानी के पास जाओ। वाह, कब से? मुझे याद नहीं कि मैंने कभी प्रपोज किया था, है ना? इसे अरेंज मैरिज कहिए, लेकिन उससे पूछने वाले आप ही होंगे। मैं असहमत नहीं हूं, लेकिन मुख्य विचार क्या है? देव, तुम्हें पता है कि ये दौड़ क्या होती है ना? बेवकूफ मत बनो, हम में से कोई भी मर सकता है, और ये तुमने खुद कहा था। क्या तुम ऐसा करने के लिए तब तक इंतजार करना चाहते हो जब तक कुछ बुरा न हो जाए? या तुम शादी नहीं करना चाहते? ऐसा बिल्कुल नहीं है और आप ये जानते हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हें क्या रोक रहा है? मैंने तो बस यही सोचा था कि मैं ही ऐसा करूंगी। मुझे नहीं पता, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे लगता है कि यह सब बस एक बड़ा आश्चर्य है। मैक्सिन ने मुझे समझते हुए मुस्कुराया, लेकिन फिर गंभीर हो गई और मुझे कपड़े उतारने का इशारा किया। मैंने आह भरी और जैसा कहा गया था वैसा ही किया और पानी में उतर गई। मैं कमर तक पानी में डूब गई और मैक्सिन बाल्टी लेकर किनारे पर खड़ी रही। कुछ ही देर में मैं नहाकर रेत से कुछ सख्त गंदगी साफ कर चुका था। मैक्सिन मेरे आगे निकल गई और आधे रास्ते में एक तौलिया और कुछ अच्छे दिखने वाले कपड़े लेकर मुझसे मिली। मैंने कपड़े देखे और वे मुझे ठीक लग रहे थे, इसलिए मैंने मैक्सिन की तरफ सवालिया निगाहों से देखा और उसने मुझे बस मुस्कुराकर देखा। मुझे झोपड़ी के पीछे कपड़े बदलने के लिए छोड़ दिया गया। फिर मुझे लड़कियों के पास जाकर इंतजार करना था। इस समय मैं बस हालात से जूझ रहा था, इसलिए मैंने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और कपड़े पहन लिए। कपड़े सूट नहीं थे, लेकिन सभी काले रंग के थे। कपड़ों के साथ एक ओवरकोट जैसा कुछ आया था, लेकिन बटन किनारे से खुले हुए थे। कपड़े पहनकर मैं वहां गया जहां लड़कियां बैठी थीं, लेकिन पूरी जगह बदल चुकी थी। जगह जगह फूलों की लड़ियां लटकी हुई थीं और सभी लड़कियां सुंदर सुंदर पोशाकों में सजी हुई थीं। टिली ने मुझे सबसे पहले देखा और मैं उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे, लेकिन मुझे पता था कि वह मेरे बगल में ही रहना चाहती थी। जैसे ही हम गले मिले, मुझे इस खेल की पागलपन भरी याद आई, लेकिन साथ ही ये भी कि इसने हमें हमेशा साथ में समय बिताने के मौके दिए।
मैंने टिली को छोड़ा और उसके गाल पर एक चुंबन लिया, फिर खुद को अलग कर लिया। उसने मुझे एक जानबूझकर मुस्कुराहट दी और मुझे उन दूसरी लड़कियों के पास ले गई जो हमारा इंतजार कर रही थीं। तो यही वो दिन था जब मैं काइरीना से शादी करने वाला था। यह विचार डरावना था, लेकिन आगे आने वाले खतरों को देखते हुए यही सही कदम था। अगर मैं काइरीना को खो देता तो क्या यह मुझे और ज्यादा बर्बाद नहीं कर देता? नहीं, अपने दोस्त के सामने कुछ शब्द कहने से मैं उससे पहले से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। प्यार, पहली बार मैंने इसे और काइरीना को एक साथ रखा था, लेकिन ये सच था। मुझे उसका शर्मीलापन और उसकी प्यारी सी मुस्कान बहुत पसंद थी। वह हमेशा मेरे साथ रही, तो ये कहना अजीब क्यों था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बस उन्हें बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, और मैंने कभी प्यार को इसका हिस्सा नहीं माना। अब मेरे पास ये था, लेकिन मुझे एहसास होने लगा था कि यह उन सभी लड़कियों के लिए मेरी भावनाएं थीं। अब जब मुझे पता था कि यह क्या है, तो मुझे इन भावनाओं को और गंभीरता से लेना होगा। समय व्यतीत हुआ, लेकिन व्यर्थ नहीं गया। चाहे मैं इसे किसी भी नजरिए से देखूं, मैंने जो किया उसने इन सभी लड़कियों को खेल का अतिरिक्त हिस्सा बनने से बचा लिया। मैंने आसपास खड़ी लड़कियों को उत्साहित मुस्कान के साथ देखा और निश्चिंत हो गई। शायद मुझे ग्रेग को ढूंढना ही पड़ेगा, शायद वो मुझे कुछ सलाह दे सके। वो भी मेरे जैसा ही होगा, लेकिन मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती थी कि उसके इरादे मेरे जैसे ही हैं या नहीं, लेकिन वो बात किसी और दिन के लिए थी। खैर, चूंकि मुझे सबसे आखिर में पता चला, मैं आप सभी लड़कियों को हमारे लिए ये सब तय करने में मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी को पता चले कि आप सभी मेरे लिए दुनिया से बढ़कर हैं, और मैं आप सभी से प्यार करती हूँ। हर लड़की की आंखें बड़ी हो गईं, इतनी बड़ी कि मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत कह दिया है और मैं घबरा गया। लड़कियां एक दूसरे को देखने लगीं, लेकिन फिर मुझ पर सुनामी की तरह टूट पड़ीं। मैं बस इतना ही कर पा रहा था कि उन दोनों के एक साथ गले लगने के दबाव में खड़ा रह गया। जब आखिरकार सबने मुझे छोड़ दिया और मैं उनसे अलग होने में कामयाब हो गया, तो गले साफ करने की आवाज ने मुझे रोक लिया। यह आवाज मेरे पीछे से आ रही थी, तो मैंने मुड़कर मैक्सिम को देखा और वाह!